नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जयपुर दौरे की, क्योंकि जयपुर दौरे के दौरान स्टेट हैंगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय में हैं और यहां पर उनका स्वागत हुआ है, भव्य स्वागत हुआ है। नवनिर्वाचित विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यालय पहुंचे। जयपुर स्थित प्रदेश बीजेपी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी, जहां पर विधायकों, मंत्रियों और पार्टी के पदाधिकारियों से 3 घंटे तक बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री। इसी बीच जयपुर के स्टेट हैंगर पर राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुलदस्ता भेंट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है और वो तस्वीरें जी राजस्थान आपको सीधे दिखा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जीत का मंत्र देंगे। क्या है जीत का मंत्र? स्पेशल ग्राफिक्स के जरिए जी राजस्थान ने आपके लिए तैयार किया है, आपको बताने की कोशिश कि आखिर इस 3 घंटे के विचार मंथन और चर्चा संवाद के बाद सत्व क्या निकल कर आएगा। सत्व निकलेगा ये, लोकसभा चुनाव पर होगी रणनीतिक चर्चा। 3 घंटे की बैठक में जीत का मंत्र देंगे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में बैठक ले रहे हैं। 6 बजे से 9 बजे तक की यह बैठक है। प्रदेश मुख्यालय पर 3 घंटे तक बैठक चलेगी और रात को राजभवन में प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं। और मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ जुड़ गए, सीधे विष्णु का रुख कर लेते हैं। विष्णु, जितनी महत्वपूर्ण आज की यह बैठक है, उतना ही महत्वपूर्ण आज का डिनर भी होने वाला है प्रधानमंत्री के लिए, उतना ही महत्वपूर्ण बाकी के 3 दिन भी होने वाले हैं। बैठक में जो जीत का मंत्र है, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी, क्या क्या बातें होंगी और इस बैठक के बाद डिनर कितना खास होगा, ये भी बताइएगा। बिल्कुल हार्दिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उनका जो अभिनंदन है जोरदार जोश खरोश के साथ अभिनंदन किया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था राजस्थान विधानसभा का और आज जीत मिली है। क्योंकि विपरीत परिस्थितियां अगर मानी जाए, प्रतिकूल परिस्थितियां थी, उसके बावजूद बीजेपी ने आज सत्ता हासिल की है। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान और ये तमाम जो नवनिर्वाचित विधायक हैं वो अभी कहते आए। बात की जाए, क्योंकि इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ केवल जो नवनिर्वाचित विधायक यानी भजनलाल शर्मा की कैबिनेट और नवनिर्वाचित विधायक वो मौजूद हैं और वहाँ उनसे चर्चा होनी है। बात रही मोदी मंत्र की, वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे कि किस तरह से जीत हासिल की जा सकती है, विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से काम किया जाए, संगठन को किस तरह से बेहतर बनाया जाए, सत्ता को जो है सुशासन किस प्रकार दिया जाए। क्योंकि बीजेपी में सत्ता आई है तो सुशासन देने पर आगामी जो रास्ते हैं, आगामी किस तरह से आगामी वर्षों में सत्ता यहाँ पर बरकरार रहे, इसको लेकर भी मंत्र देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो कई सालों तक वो लगातार यहाँ शासन में रहे, तो अभी भी उसके बाद लगातार वो परंपरा बरकरार गुजरात में दिखाई देती है। तो उस शासन को यहाँ बरकरार रखा जा सके, क्योंकि राजस्थान में परंपरा रही है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी। ऐसे में अब आने वाले वर्षों में इस परंपरा को तोड़ने के लिए बीजेपी अथक काम करेगी। विकास के साथ ही यहाँ लोग जनहित के कार्य किए जाएंगे, डेवलपमेंट है वो क्या करना होगा, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर बातचीत रखेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनावों को लेकर भी यहाँ पर बातचीत की जाएगी। क्योंकि 25 की 25 सीटें 2 बार से लगातार राजस्थान दे रहा है, तो ऐसे में अब 25 के 25 कमल इस बार भी लोकसभा चुनाव में दिए जाएं, इस बातों को लेकर भी यहाँ पर जिक्र होगा और प्रधानमंत्री इसी बात को लेकर यहाँ पर रखेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं शशि मोहन, उनसे बात करते हैं, वो बताएंगे। शशि, क्योंकि महत्वपूर्ण है बैठक यहाँ पर और कहीं ना कहीं संगठन के मुद्दे बात करेंगे, क्योंकि सरकारी बैठक कल है, DG-IG कॉन्फ्रेंस, जिसमें कल PM शामिल होंगे। तो आज क्या माना जा सकता है कि किस मुद्दे पर आगे बढ़ेंगे, किस तरह से? देखिए विष्णु, संगठन वो इकाई है जो सत्ता में आने का रास्ता तय करती है और इसकी महत्ता चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हों या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या आप ये देख लिए नितिन गडकरी, CP जोशी, भजनलाल शर्मा, सब संगठन की महत्ता को जानते हैं। सब लोग संगठन से होकर के आए। नितिन गडकरी खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, राजनाथ सिंह, अमित शाह खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, CP जोशी, चंद्रशेखर जानते हैं इस कौशल को। भजनलाल शर्मा ने 10 साल तक काम किया है उपाध्यक्ष के रूप में, संगठन प्रदेश महामंत्री के रूप में। तो संगठन वो इंस्ट्रूमेंट है जो आपको सत्ता तक पहुंचा सकता है और उसके लिए संगठन की मजबूती ज़रूरी है और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यकर्ताओं को बूस्ट अप करने के लिए आ रहे हैं। अब देखिए, ये जो टीम है, यही टीम लोकसभा चुनाव में जानी है।
यही टीम लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी करेगी जिसने विधानसभा चुनाव में भाग भाग करके मेहनत की। तो उस टीम को मोराल बढ़ाना, उस टीम का उत्साहवर्धन करना वो प्रधानमंत्री जरूरी समझते हैं और इसलिए ये पदाधिकारियों की बैठक रखी गई है। आप देखिए कि विधायक और पदाधिकारियों के अलावा इस बैठक में कोई अपेक्षित नहीं है, ना पूर्व अध्यक्ष, ना पूर्व नेता प्रतिपक्ष, ना पूर्व उपनेता। ये अलग बात है कि सबकी उम्मीद थी, आकांक्षा थी कि इस बैठक में पहुंचे, प्रधानमंत्री के साथ में उनका भी संवाद हो, साथ में मिलें, बातचीत हो, अपनी बातचीत रखें, प्रेजेंटेशन तैयार करा रखी थी नेताओं ने। लेकिन प्रधानमंत्री के पास खुद की प्रेजेंटेशन है और वो है विकसित भारत संकल्प यात्रा। उस यात्रा को उस इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखा जा रहा है। जो काम संगठन कर सकता है वो ये कि उस यात्रा के जरिए प्रत्येक व्यक्ति तक केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा पहुंचा सकता है और उस बात के ऊपर ही फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज की बात में संभवतः रहने वाला है। साथ में नई सरकार आई है तो नई सरकार किस जोश के साथ में काम करे। पहली बार के विधायक हैं भजनलाल शर्मा और पहली बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो ये बात भी हो सकता है प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कहे कि वो भी जब संसद में गए थे तो पहली बार के ही सांसद थे और पहली बार में ही प्रधानमंत्री बन गए। हालांकि उनके पास में मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का बड़ा लंबा चौड़ा अनुभव था, लेकिन आज जब बातचीत होगी तो भजनलाल शर्मा का किस तरीके से गवर्नेंस हो, सरकार का क्या मैसेज हो, सरकार का गवर्नेंस कैसा हो, लोगों से जुड़ाव कैसा हो, जनता की बात को सरकार सुनकर के किस तरीके से उसका समाधान करे। अभी आपके पास में चुनाव आ जाएंगे तो आप बजट पूरा नहीं दे सकेंगे, आप केवल लेखानुदान लेंगे, जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट करेंगे, जून तक के खर्चे की व्यवस्था करेंगे सरकार से, तो कोई बड़ी योजना की घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन अपनी मंशा जनता को बताएं, जो देखते हैं सुनते हैं आपको उनको बताएं कि जनसंकल्प पत्र जो शुरू किया, जो जारी किया, उसके एक एक घोषणा के ऊपर खरा उतरेंगे। हालांकि बहुत मुश्किल होता है किसी भी पार्टी के लिए। पिछली बार जब कांग्रेस थी तो कांग्रेस कहती रही आखिरी समय तक कि 93% घोषणाएं कर दी हैं, लेकिन कई बार क्या होता है इम्प्लीमेंटेशन एक कलम की जादूगरी से अधिकारी इस तरीके से बताते हैं कितनी घोषणाएं की गई थी, कितनी पूरी हो चुकी हैं, कितनी में आर्थिक मंजूरी मिल चुकी है, कितनी पाइपलाइन में है, कितनी स्वीकृत हो गई है। तो जिसको आपने स्वीकृत कर दिया, बजट में पढ़ दिया, भले उसके लिए आपने फंड एलोकेशन किया या नहीं किया है या नहीं फंड, उसको भी पूरा मान लिया जाता है। जो अंडर प्रोसेस है आप उसे भी पूरा मान लेते हैं। जो कंसिडरेशन में फाइल नोटिंग प्रक्रिया में आ गई उसमें भी आप कह देते हैं कि हाँ ये शुरू हो गया। शुरू होना, उसकी नोटिफिकेशन जारी होना, उसके लिए फंड फंक्शनरी देना और उसको धरातल पर आना, सारे अलग अलग स्टेप हैं और ये स्टेप जब तक पूरे नहीं होते तब तक उस योजना को, उस काम को, उस घोषणा को पूरा नहीं माना जा सकता। और इसके ऊपर प्रधानमंत्री का फोकस रहेगा कि जो चीज़ घोषित करें उसे समय पर डिलीवर भी दें, क्योंकि बीजेपी इस बात को एक बड़ा हथियार बनाती रही है। खास तौर से आपने देखा जब मणिपुर में सत्ता परिवर्तन हुआ, जब असम में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो बीजेपी ये कहती थी कि उन्होंने जो कहा केंद्रीय सरकार के नाते उसको डिलीवर किया। बताया जाता है कि पूर्वोत्तर में एक हाईवे है जो बरसों से अटका पड़ा था और केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद उस हाईवे के काम ने रफ्तार पकड़ी और वो कम समय में पूरा हुआ, जिससे वहाँ के लोगों को टूरिज्म मिल रहा है, उस टूरिज्म से लोगों के पास में पैसा पहुँच रहा है, उनकी जेब में, उनकी आय के साधन बढ़ गए हैं, रोजगार मिल गया है उन लोगों को। तो लोगों की लाइफस्टाइल अपने आप बदलती है। आप कहाँ लाइफस्टाइल में बहुत संसाधन भले मत दीजिए, लेकिन आपके पास में रोजगार है तो आपके पास में मेंटल पीस रहती है और उससे आदमी संतुष्ट होता है और वो उस पार्टी से भी जुड़ता है, सरकार से भी जुड़ता है। मैं रोकना चाहूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं शशि मेरे साथी कह रहे थे कि बीजेपी के नेता जो लगातार कहते आ रहे हैं कि जो हमने कहा वो किया, और ये अभी चुनाव में भी यही बात आई थी। और यहाँ जब चुनाव जीतने के बाद भी लगातार तमाम नेता, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी हो या अन्य नेता हो, ये भी कहते आ रहे हैं कि हमने जो कहा वो पूरा किया। और इन पूरे जो तमाम जो बातें हैं इनको मोदी गारंटी का नाम दिया गया और मोदी गारंटी को पूरी करने की दिशा में वो लगातार कह रहे हैं कि जो भी जितने वादे किए हैं वो मोदी गारंटी, और मोदी गारंटी को राजस्थान सरकार पूरा करेगी। विष्णु, तो ऐसे में ये जो बात है ये विष्णु, हम राजनीतिक चर्चाएं तो कर ही रहे हैं। आप और शशि मोहन आपस में काफी गरिष्ठ विचार विमर्श कर रहे थे और काफी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मूड लाइट कर लेते हैं, खाने पीने की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि आज का जो डिनर है वो काफी स्पेशल होने वाला है। इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के बारे में हम सबने सुना, हमने बहुत अच्छे से उसका असर देखा, और आज जयपुर में होने वाला डिनर भी काफी खास होगा। मोटा अनाज, जिसे हिंदी में श्री अन्न कहा जाता है, उसे शामिल किया गया है डिनर में। इस तरह की भी कोई सूचना है क्या? ये कौन से मुद्दे हैं?
370 हटाने का मुद्दा था, इन मुद्दों को तब बात करते जब 2 सेशन। बिल्कुल हार्दिक, क्योंकि जैसा हम लगातार कहते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार श्री अन्न का नाम दिया मोटा अनाज को, और ये यहाँ पर भोजन में भी उसकी परिणति जो देखने को दिखाई मिलेगी। जो मोटे अन्न में शामिल है बीजेपी बाजरे की रोटी और इसके अलावा मक्के की रोटी, सरसों के कीड़ सांगरी की सब्जी है, साथ में विभिन्न प्रकार की चटनी और जो गाजर का हलवा है, ये तमाम जो बातें हैं वो यहाँ पर इस व्यंजन में उनको परोसे जाएंगे। ये जो डिनर होने वाला है रात को, इसमें खास ये दिखा जाएगा, क्योंकि राजस्थान की धरती पर यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, रात रुक रहे हैं और डिनर कर रहे हैं, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं का सौभाग्य भी है। और मिलेट ईयर्स जो बना रहे हैं इंटरनेशनल ईयर्स, तो उसके लेकर भी ये यहाँ पर रखना जरूरी है, तो इसलिए प्रेरित किए जाने भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस बात को लेकर लगातार बीजेपी बढ़ावा देने की बात कर रही है श्री अन्न को, वो यहाँ पर दिखाई देगा। हालांकि राजस्थान में पहले कई कार्यक्रम हो चुके हैं मोटे अनाज को लेकर, बाजरे की अलग अलग व्यंजन और जो है वो परोसे जा चुके हैं, लेकिन अब ये यहाँ पर ये तैयारियां यहाँ पर की गई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिनर के लिए, खास रूप से तैयार करवाए गए हैं, तो ये अब यहाँ पर दिखाई देगा। अभी कुछ देर बाद जब डिनर शुरू होगा, करीब बात की जाए तो 8 बजे के बाद जब डिनर शुरू होगा, तो इसमें ये तमाम व्यंजन है ये परोसे जाएंगे। गट्टे की सब्जी है, राजस्थान की महत्वपूर्ण है जो गट्टे की सब्जी है, वो यहाँ पर परोसी जाएगी। ये तमाम जो चीजें हैं वो यहाँ व्यंजन है जो दिखाई देंगे इनके डिनर में। जी ठीक है विष्णु, चूंकि आप लोग बात कर रहे थे कि कैसे आज की ये मीटिंग इस पर भी आधारित होगी कि आने वाले लोकसभा चुनावों में जो इससे पहले हैट्रिक लगाती आई है बीजेपी, वो इस बार लगाए, यानी कि जो जितनी भी सीटें हैं सब बीजेपी के पाले में जाएं। इसके लिए जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं राजस्थान के, वो मुद्दे कौन से होंगे? क्योंकि अभी अगर आप लोकसभा चुनाव में देखेंगे तो राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा एक ऐसा मुद्दा है जिसमें एक साथ पूरे देश में एक लहर आई है, आध्यात्मिक लहर, धार्मिक लहर, राम की लहर। क्या राम की लहर में राजस्थान भी बह रहा है? आपको ग्राउंड जीरो पर क्या लगता है? मदद नहीं ली, बल्कि वानरों को अपनी सेना बना लिया, ये उनका कौशल था। बिल्कुल हार्दिक, मैं लगातार कहता आ रहा हूँ और लगातार हम दिखाते भी रहे दर्शकों को कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर की पुनर्प्राण प्रतिष्ठा होगी, और इसको लेकर बीजेपी ने अलग अलग अपने स्तर पे प्लानिंग की हुई है कि सब लोगों को रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। हालांकि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा होगी तो कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ पर से जा पाएंगे, लेकिन अगले 2 महीने तक बीजेपी की ओर से अन्य और भी संगठन है, विश्व हिंदू परिषद हो, RSS हो या अन्य हिंदू जागरण मंच हो, सब अपने अपने स्तर पर रामलला दर्शनों को लेके जाएंगे लोगों को। लेकिन बीजेपी की ओर से प्रदेश की जनता को, यानी उपखंड स्तर तक या बात की जाए तो यहाँ पर बूथ स्तर तक पूरी टोलियां तैयार की गई है, जो बसों से, ट्रेनों से जो रामलला को जो दर्शनों के लिए यहाँ पर जनता को लेके जाएंगी, तो इसकी तैयारी यहाँ पर की गई है और कुछ लोगों को तय भी कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो लोकसभा चुनाव 2024 का आ रहे हैं, उसको लेकर ये लोगों के मानस में बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा और मानस में परिवर्तन भी करेगा। इसको लेकर कांग्रेस है वो भी मुद्दा उठा चुकी है, सवाल उठा चुकी है। 2 दिन पहले जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि अब नया मुद्दा यहाँ आ गया और इसी के सहारे ये चुनाव जीतेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये सब मानते हैं और ये बात पूरी तरह सत्य है, क्योंकि लगातार बीजेपी 2 महीने तक इसको पूरी तरह जारी रखेगी। मैं मेरे सहयोगी वापस शशि मोहन से वापस बात करता हूं। विष्णु, आप जरूर बात कीजिएगा शशि मोहन से, मैं आपके पास फिर से लौट कर आऊंगा और इस पर हम विस्तार से फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर आती है, पहले उसका रुख कर लेते हैं।